Good morning. Today is 3rd of August 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। किन परिस्थितियों में आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, सभी इश्यूज को डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। नीचे का आर्टिकल वेनेजुएला से रिलेटेड है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका के अंदर में है, वहां पे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहा है, हालात काफी खराब हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की संभावना तो काफी कम है वेनेजुएला के ऊपर में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि आखिरकार क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है वेनेजुएला के अंदर में। बीच का आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड पहले भी हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, लेकिन इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मिलेंगे जो कि राइट टू प्राइवेसी पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर्स करने के लिए काफी जरूरी है, तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे का आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगे कि वो अपनी ड्यूटी को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। ब्लैक मनी को यूज को कम करना, इनविजिबल मनी के यूज को कर्व करना इलेक्शंस के अंदर में, ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आर्टिकल जिन्होंने लिखा वो इस बात से वाकिफ नहीं है। वो काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स ऐसे दे रहे हैं जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन काफी कुछ करना चाहता है लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं। तो इस आर्टिकल को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहां पर जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है साइड में, क्योंकि ये कोस्टल कर्नाटका के बारे में है। वहां पे कम्युनलिज्म की समस्या यानी सांप्रदायिकता किस प्रकार से फैल रही है, काफी सारे पॉलिटिक्स का यूज किया गया है आर्टिकल में, काफी सारी हिस्ट्री का यूज किया गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल, इसे नहीं डिस्कस करेंगे। और साइड में जो आर्टिकल है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, बिहार, ये इन सब चीजों से रिलेटेड ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल नीट से रिलेटेड है। नीट से रिलेटेड कल ही हमने इशू को डिटेल से कवर किया था, तो ये भी हमें सब आता है। यहाँ पे जो है ये ड्राइवरलेस कार से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है। इसके अलावा एक और आर्टिकल आज डिस्कस करेंगे हम इंडियन एक्सप्रेस का। इंडियन एक्सप्रेस का एक और आर्टिकल जो कि नीति आयोग से रिलेटेड है, उसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को कम किया है, उसी से रिलेटेड आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। अब इन्फ्लेशन को टारगेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें 3 सदस्य होते हैं आरबीआई की तरफ से, 3 सदस्य होते हैं सरकार की तरफ से। सरकार ने इनको टारगेट दे दिया। कितना टारगेट दे दिया? 2% से लेकर 6% तक के बीच का, यानी इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। सरकार ने इनको बोल दिया 2% से लेकर 6% तक के बीच में आप कोई भी पॉलिसी अपनाइए, कुछ भी इंटरेस्ट रेट रखिए, लेकिन इन्फ्लेशन इस टारगेट से बाहर नहीं जानी चाहिए। सरकार ने इनको बोल दिया। लेकिन अब जून महीने की इन्फ्लेशन थी, वो कितनी थी? 1.5%, यानी कम हो गई। इन्फ्लेशन कम होती है तो आपको पता ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट घट जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है घट जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट घट जाती है। तो अब इनके ऊपर में प्रेशर बिल्डअप हो रहा था कि इन्फ्लेशन को रेंज में लेके आइए, 1.5% जो कम हो गई है उसको 2% से ऊपर लेके आइए, नहीं तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, ये सारी चीजें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी। तो कंटेक्स्ट अब ये है कि इन्होंने रेपो रेट को कम कर दिया 25 बेसिस पॉइंट पे। क्या फर्क पड़ता है रेपो रेट को कम करने से? यहां पे देखिए, रेपो रेट वो रेट होती है जो बैंक्स होते हैं आरबीआई से उधारी लेते हैं रेपो रेट पे, इस इंटरेस्ट रेट पे। अब मान लीजिए इसे कम कर दिया गया, तो अब बैंक को सस्ता लोन मिलेगा आरबीआई की तरफ से। अगर बैंक को सस्ता लोन मिल रहा है तो वो सस्ता देंगे आगे कस्टमर्स को। अब कस्टमर्स को सस्ता लोन मिलेगा तो उनके पास में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो खरीद सकेंगे चीज़ें खरीद सकेंगे, तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन फिर से ऊपर आएगी। यानी 1.5% जो कम हो गई है वो फिर से ऊपर जाएगी, 2% से ऊपर चली जाएगी। ऐसा होता है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में। तो अब यहाँ पे और आर्टिकल में क्या दिया है वो डिस्कस करते हैं। सिर्फ एक सदस्य, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, सिर्फ एक सदस्य ने विरोध किया इस चीज़ का, और बाकी 5 सदस्य ने महसूस की कि जरूरत है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए ताकि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई जा सके, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाया जा सके। तो आगे देखिए, इनका मानना यह है कि अभी अपसाइड रिस्क नहीं है, यानी अभी ऐसा रिस्क नहीं है कि हाल फिलहाल में कि 6% से ऊपर क्रॉस कर जाएगा इन्फ्लेशन। क्योंकि आमतौर पे जो सरकार का भी, आरबीआई का भी, सबका डर यही रहता है कि इन्फ्लेशन ऊपर ना चली जाए। ये तो मतलब अजीबोगरीब बात हुई कि इन्फ्लेशन बल्कि 2% से नीचे चली गई। आमतौर पे डर यही रहता है कि 6% से ऊपर ना चली जाए, हमें तो यही डर रहता है। तो ये कहते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ऐसा कोई डर है नहीं कि इन्फ्लेशन 6% से ऊपर चली जाएगी, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जा सकता है। और ऊपर से जो कोर इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? जब देखिए जो इन्फ्लेशन में से हम अगर फूड और फ्यूल के प्राइसेस अगर निकाल दिए जाएं तो वो होती है कोर इन्फ्लेशन। क्योंकि देखिए फूड एंड फ्यूल के जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, ट्रू इन्फ्लेशन का कई बार अंदाज़ा नहीं मिल पाता। तो ये कहते हैं कि कोर इन्फ्लेशन में भी काफ़ी स्लो डाउन हुआ है, और मानसून भी अभी ठीक ठाक रहा है। तो ये सब फैक्टर्स एक ही जगह पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो 6% के ऊपर नहीं जाएगी अभी, यानी ऊपर जाने का खतरा कम है, लेकिन इसको कम से कम 2% से ऊपर लेके जाना है। समझ गए? तो ये बात।
फिर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी तरफ इशारा करते हैं आरबीआई की जो बाय मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट है। वो कहती है कि देखिए हाल फिलहाल में कुछ ऐसी कमोडिटीज है जिनके प्राइसेस काफ़ी बड़े हैं, जैसे टमाटर या फिर प्याज। जो एनिमल का प्रोटीन कॉस्ट है, इनके ऊपर में प्रेशर है, इनके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। ऊपर से जो फार्म वेवियर यानी कि जो लोन माफ़ किए हैं, कर्ज माफ़ी हुई है किसानों की, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस बढ़ेंगे। कई स्टेट्स में किए हैं, कई दूसरे स्टेट्स में भी डिमांड चल रही है। चौथा पॉइंट ये कहते हैं कि अब 7th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी अभी उन्हें धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेंगी। कब करेंगी ये पता नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन आएगी जब स्टेट्स में 7th पे कमीशन एप्लीकेबल होगा। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर जा सकती है। कंसर्न्स भी रेज किए हैं, हालांकि पिछले स्लाइड में जैसे हमने कहा वो कह रहे हैं कि अभी रिस्क कम है, लेकिन ये फिर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इन फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना होगा, इनको ऑब्जर्व करना होगा। इसके विपरीत कई फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो पॉइंट आउट करते हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। जैसे सेकंड सक्सेसिव नॉर्मल मानसून रहा, इस साल ठीक ठाक मानसून है, और इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो भी स्टेबलाइज हैं। फिर भी आखिर में ये कुछ कंसर्न्स रेज करते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं बढ़ पा रही हैं। इसके लिए दोषी ठहराते हैं ये कि कॉर्पोरेट्स जो है अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं। वे फॉरवर्ड में कहते हैं कि कॉर्पोरेट्स ग्रुप्स जो है अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं, बैंक आगे लोन दे नहीं पा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है। समझ गए? अब ये हमने डिस्कस किया था कि जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं क्यों नहीं लोन चुका पा रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कई उन्होंने पहले जो लोन लिया था, कई वजह से उनके प्रोजेक्ट्स फेल हो गए, इन्वायरमेंट क्लियरेंस या काफ़ी सारे दूसरे कारण हैं। और बैंकों के पास में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो ये नई इन्वेस्टमेंट, नए लोन दे नहीं रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, कंपनीज को, कॉर्पोरेट ग्रुप्स को, तो नई इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी? इस तरफ ये कंसर्न रेज कर रहे हैं। लास्ट में वे फॉरवर्ड में फिर ये आह्वान कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी की तो देखिए कंस्ट्रेंट है, लेकिन आप अपनी फिस्कल पॉलिसी से यानी कुछ ऐसे पॉलिसी मेजर्स उठाइए, जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे सरकार पॉलिसी मेजर्स उठा सकती है। एफडीआई बढ़ा दे, टैक्स रेट्स कम कर दे, लुभावनी पॉलिसीज अपनाना ताकि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी तो आपको पता ही है फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगी और डेवलपमेंट आएगी। तो यही ये चाहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का इनमें कंस्ट्रेंट है, इनका कहना है, लेकिन फिस्कल पॉलिसीज में आप काफ़ी कदम उठा सकते हो ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल वेनेजुला से रिलेटेड है। वेनेजुला साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, ये लोकेशन है यहाँ पे देखिए। तो अभी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं हाल फिलहाल में। नया संविधान बनाना चाहते हैं वेनेजुला वाले, लेकिन अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं वो इससे खुश नहीं हैं। पूरी कहानी बताता हूँ मैं आपको वेनेजुला में क्या चल रहा है। वेनेजुला की देखिए जो इकोनॉमी है ना वो पूरी तरह से तेल पर डिपेंडेंट है। पहले इन्होंने पैसे कमाए, यानी आज से 20-25 साल पहले, 30-40 साल पहले इन्होंने काफ़ी पैसे कमाए तेल बेच के, सऊदी अरेबिया और ईरान, इराक की तरह में। फिर उसके बाद में अभी तो आपने देखा होगा कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। तो इनकी जो इकोनॉमी थी वो डाइवर्सिफाई नहीं थी। तेल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए, और कोई चीज़ के प्राइसेस इनके देश से कंपिटिटिव है नहीं, और कोई चीज़ ये एक्सपोर्ट कर सकते नहीं है। तो धीरे धीरे इनकी आमदनी होनी कम हो गई, समझ गए? तो इस वजह से यहाँ की इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई बहुत ज़्यादा। प्राइसेस के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि फॉरेन करेंसी नहीं है, आप बाहर से चीज़ें खरीद नहीं पा रहे हो, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है घर के अंदर में, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कमोडिटीज़ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन सब चीज़ों के पीछे में पिछले साल इन्होंने हमारा देख के नोटबंदी भी इंप्लीमेंट कर दी वेनेजुला वालों ने। जब हमारे देश में नवंबर में नोटबंदी इंप्लीमेंट की गई थी तो इनके देश में भी कर ली, लेकिन इनके देश में जैसे ही नोटबंदी इंप्लीमेंट हुई 2 दिनों के अंदर में दंगे होने स्टार्ट हो गए। वहाँ पे लोग आपस में लड़ने लग गए एसेंशियल जो कमोडिटीज़ थे उसके लिए में। फिर नोटबंदी इन्होंने वापस ले ली। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, उनकी वजह से जो अभी राष्ट्रपति हैं वेनेजुला के, मुडरो, इनके खिलाफ में असंतोष काफ़ी बढ़ गया है। समझ गए? लोगों को लगने लगा कि ये सक्षम नहीं है इकोनॉमी को आगे ले जा पाने में, तो अब लोग इनको चाहते नहीं हैं। लेकिन ये कैसे ना कैसे करके पावर को रखना चाहते हैं अपने ही पास में। कई तरह की पॉलिसीज अपना रहे हैं पावर को सेंट्रलाइज करने के लिए अपने पास में। जैसे पिछले दिनों इन्होंने क्या किया था वेनेजुला के अंदर में पिछले दिनों इन्होंने ना जुडिशरी के अंदर में अपने लॉयलिस्ट को ऐड कर दिया था। फिर उन जुडिशरी के अंदर में अपने लॉयलिस्ट को ऐड करके उन्होंने डिसीजन दिया कि जो अपोजिशन मेंबर्स हैं उनकी पावर छीन ली गई थी नेशनल असेंबली के अंदर में। तो हर एक हथकंडा अपनाया जा रहा है इनके द्वारा ताकि अपनी पावर को बढ़ाया जा सके और अपोजिशन की पावर को कम किया जा सके। अब उसी के रिगार्डिंग
अब ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं ना, ये उसी के लिए इन्होंने कंडक्ट करवाए थे ताकि नया संविधान बनाया जाए। और फिलहाल नेशनल असेंबली है वहां पे, जैसे अपनी पार्लियामेंट है ना, वहां पे नेशनल असेंबली है, वहां पे अब अपोजिशन की मेजोरिटी है। ये नहीं चाहते कि अपोजिशन के पास में थोड़ी ही पावर रहे, तो नए संविधान में क्या करेंगे, ये नेशनल असेंबली की पावर को ही कम कर देंगे। इनडायरेक्ट रास्ते से बस पावर अपने पास सेंट्रलाइज करते जा रहे हैं। और मेन जो एसेंस है, इशू वो ये है कि इकोनॉमी अच्छे से काम नहीं कर रही है वेनेजुएला की। तो ये पूरा आर्टिकल है और कुछ नहीं है इसमें। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस की बेंच गठित की गई है यह फैसला करने के लिए कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है। तो उसी कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल है। वैसे तो देखिए काफ़ी सारे आर्गूमेंट दिए जा सकते हैं कि हमारा देश है, काफ़ी क्राउडेड कंट्री है, एक फ्यूडल फैमिली स्ट्रक्चर है, तो हमें राइट टू प्राइवेसी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गुड गवर्नेंस चाहिए। लेकिन आर्टिकल कहता है शुरुआत में कि हमारे संविधान में हमें काफ़ी सारे राइट्स दिए गए हैं, जैसे राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय यह भी राइट दिया गया था कि कोई भी पर्सन, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन दूसरे पर्सन के घर में जाके उसके घर की छानबीन कर सके, दूसरे पर्सन का घर सर्च कर सके, उसमें राइट टू प्राइवेसी नहीं था। लेकिन जो भी राइट दिए जाने चाहिए थे उस समय जब हमारा संविधान बनाया गया था, तो वो राइट्स उस समय दिए गए थे। राइट टू प्राइवेसी को बाद में डिफाइन किया गया। इवन जो ह्यूमन राइट्स की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, उसमें राइट टू प्राइवेसी का थोड़ा बहुत जिक्र किया गया है। बाद में कई सारी डेमोक्रेसीज हैं, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज की डेमोक्रेसीज हैं, यूके और यूएस, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी डेमोक्रेसीज ने राइट टू प्राइवेसी को अडॉप्ट कर लिया है। और हमने जब हमारा संविधान बनाया था तो उनका संविधान बना के देख के बनाया था, तो हमें भी अब राइट टू प्राइवेसी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। गवर्नमेंट कई बार आर्ग्यूमेंट देती है कि हम एक डेटा प्रोटेक्शन के लिए कानून बना देंगे, स्टैट्यूटरी एक्ट बना देंगे, आप फंडामेंटल राइट इसे मत बनाइए। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर फंडामेंटल राइट इसे बना दिया गया तो गवर्नमेंट काफ़ी सारे जो मेजर्स ला रही है सो कॉल्ड गुड गवर्नेंस के लिए, वो मेजर्स नहीं ला पाएगी। क्योंकि स्टैट्यूटरी एक्ट को तो अपनी मर्जी से चेंज किया जा सकता है, जिस पार्टी की सरकार है मेजोरिटी तो चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तो काफ़ी कुछ चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट्स बना दिया तो इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि इसे आप स्टैट्यूटरी एक्ट बना दीजिए, डाटा प्रोटेक्शन बिल हम लेके आएंगे, आप इसे फंडामेंटल राइट मत बनाइए। फिर आर्टिकल कहता है कि जिस प्रकार से अगर इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया तो आपको पता ही है कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत में जो पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास में भी जा सकते हैं अगर उनका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो फिर आर्टिकल कहता है कि गवर्नमेंट अगर फंडामेंटल राइट बनने के बाद में फिर सर्च इंजन्स की हिस्ट्री नहीं खंगाल सकेगी, हमारी ईमेल्स नहीं खंगाल सकेगी। तो ये सारे फायदे होंगे अगर राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया जाता है। तो आगे क्या है, उसके बाद में आता है कि आज हमें राइट टू प्राइवेसी को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट का दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, कई सारे डेटाबेसेस को आपस में इंटरलिंक कर दिया है, समझ गए। ट्रांसपोर्ट का जो डेटा है उसको लिंक कर दिया है बैंक अकाउंट से। यानी मान लीजिए कोई पर्सन है वो फ्लाइट से एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है और उसका अकाउंट है वो मैच होगा बैंक अकाउंट से, पता लग जाएगा कि कौन टैक्स को छुपा रहा है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, बाकी सारा जो और काफ़ी सारा डेटा है, कॉल डिटेल्स और ये सब गवर्नमेंट इंटरलिंक कर रही है। तो इसके अगर ये सारे डेटा इंटरलिंक हो गए तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास में आ जाएगी। और आजकल तो गवर्नमेंट क्या करने लगी है, सोशल मीडिया के डेटा को भी इंटरलिंक करने लगी है बाकी डेटा से। तो फिर ये कहते हैं, इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि इतना सारा डेटा जब गवर्नमेंट के पास में हो जाएगा, अगर बाई चांस वो लीक हो जाता है या फिर वो लोग गवर्नमेंट के अंदर में भी कुछ लोग इस डेटा का मिसयूज कर सकते हैं, तो उसके बाद में भी तो क्या होगा, HIV जो पॉजिटिव पर्सन है उनके खिलाफ में डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डेटा से पता लग जाएगा कि इस बंदे को HIV पॉजिटिव है। मेंटल इलनेस वाले जो जिनको है मेंटल इलनेस उनके साथ में भेदभाव होना स्टार्ट हो जाएगा, डाइवोर्सेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, इलीगल अफेयर्स का पता लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी अगर जो डेटा गवर्नमेंट के पास में है, गवर्नमेंट अब इंटरलिंक कर रही है सारे डेटा को, तो काफ़ी नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा इस चीज़ का। इसलिए आज राइट टू प्राइवेसी की हमें आवश्यकता है। अब गवर्नमेंट का ये कहना कि काफ़ी सारा डेटा तो फेसबुक ट्विटर यहाँ से भी मिल जाता है, तो हमारे पास में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डेटा नहीं है। तो इनका ये कहना है कि देखिए दो बातें हैं, एक तो जो फेसबुक ट्विटर या फिर सोशल मीडिया की जो भी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप अपने डेटा को पब्लिकली मत शो कीजिए। यानी उस ऑप्शन की सहायता से ऐसा हो सकता है कि वो कुछ भी डेटा उनको दूसरे यूजर्स को ना दिखे, सिर्फ उन लोगों को दिखे जो उनकी फ्रेंड लिस्ट में होते हैं। अब दूसरी तरफ फेसबुक के पास में पुलिस नहीं है, फेसबुक के पास में आर्मी नहीं है, गवर्नमेंट के पास में पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, आर्मी है, पुलिस है। तो गवर्नमेंट अपनी इंफॉर्मेशन जो इनके पास में है उसका गलत इस्तेमाल कर सकती है, पावर का यूज करके, फोर्स का यूज करके। इसीलिए आज आवश्यकता है कि सुप्रीम कोर्ट को, जो सुनवाई वहां पे चल रही है,
ना सिर्फ वो राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट घोषित करें, बल्कि डिफरेंट जो कॉन्टोर्स हैं, डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं प्राइवेसी की, वो भी डिफाइन करें। ये कहते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट ने गलती करी थी, फोन टैपिंग की जजमेंट में उन्होंने काफी लिबरल जजमेंट दे दी थी। गवर्नमेंट जजमेंट आने के बावजूद अपनी मर्जी से आज फोन को टैप कर सकती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जजमेंट वो नहीं थी। तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब उस गलती को ना रिपीट करें। हमारे संविधान में ऑलरेडी काफी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके तहत में राइट टू प्राइवेसी को ऐड किया जा सकता है। जैसे काफी बार आपने देखा होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन पहले नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में कहा था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है, इसे आप ऐड कर सकते हो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में। ऐसे ही अब राइट टू प्राइवेसी को आप किसी भी आर्टिकल के साथ अटैच कर सकते हो, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू स्पीच, किसी में भी पास्ट में ऐसा किया है, अभी भी आप कर सकते हो। ऐसा करने के बाद में क्या होगा, एक तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट बन जाएगा, और दूसरा इसका एक फायदा ये होगा कि जो भी एक्सेप्शंस अभी उन राइट्स के अंदर में है, मान लीजिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में ऐड करते हैं राइट टू प्राइवेसी को, तो अब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में काफी सारी एक्सेप्शंस गवर्नमेंट ने देके रखी है, मतलब संविधान में दे के रखी है। जैसे ऐसा नहीं है कि अगर आप हमारे देश की यूनिटी अगर हर्ट हो रही है, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी हर्ट हो रही है, तो फिर भी आप बोलोगे, समझ गए। काफी सारी एक्सेप्शंस है, यानी एब्सोल्यूट नहीं है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो वैसे ही आप राइट टू प्राइवेसी को ऐड कर सकते हो किसी भी एक्ट के अंदर में, राइट टू लाइफ के अंदर में, या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में। अब जो एक्सेप्शंस वहां पे दी गई हैं, वही एक्सेप्शंस जो है एप्लीकेबल होंगी राइट टू प्राइवेसी को भी। तो दो फायदे हो जाएंगे, एक तो फंडामेंटल राइट भी बन गया और एक्सेप्शंस भी ऑलरेडी, लिमिटेशंस भी तय हो गई। फिर ये कहते हैं कि उसके साथ साथ आपको डिफाइन भी करना होगा कि राइट टू प्राइवेसी है क्या, और कुछ एग्जांपल्स आपको साफ साफ देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये कह रही है कि कुछ एग्जांपल्स आपको साफ साफ देने होंगे जिससे पता लग सके कि गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती राइट टू प्राइवेसी के अंडर में। तो काफी सारे एग्जांपल्स ये दे रही हैं। ये कहती हैं कि जैसे सर्विलियंस नहीं हो सकता कम्युनिकेशन का, पर्सनल डेटा को गवर्नमेंट एक्सेस नहीं कर सकेगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिश नहीं किया जा सकेगा, डेटाबेस जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उसको इंटरलिंक नहीं किया जा सकेगा। तो ये सारे काम गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा साफ साफ कहना चाहिए जब वो राइट टू प्राइवेसी को डिफाइन करेंगे। आगे वे फॉरवर्ड में काफी अच्छी बात है। वे फॉरवर्ड में ये कहते हैं कि देखिए, जो अभी 9 जजेस की बेंच है वो फैसला कर रही है कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ये कहते हैं कि आगे जाके तो टेक्नोलॉजी जो है और ज़्यादा डेवलप होगी, आगे इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, बिग डेटा, बायो हैकिंग, एल्गोरिथम्स, ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो जो राइट टू प्राइवेसी है उसकी और भी ज़्यादा जरूरत है। और अभी जजेस को ये बात समझनी होगी कि फिलहाल के कंटेक्स्ट में राइट टू प्राइवेसी को पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो इस बात को समझे कि आगे जाके टेक्नोलॉजी है वो और भी ज़्यादा आएंगी, इसलिए वो कुछ पावर्स दे दें जजेस को, ताकि वो आगे जाके फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से राइट टू प्राइवेसी को नए तरीके से डिफाइन कर सकें, और जो भी केसेस आए उनको एजुडिकेट कर सकें। यानी ये काफी अच्छी बात है ऐसे को खत्म करने के लिए। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनाना हमेशा सही रहता है। जैसे इन्होंने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनाई कि फ्यूचर में क्या होगा, वैसे भी हमारे पास में कोई भी ऐसे आता है, हमें ऐसे की एंडिंग हमेशा ऐसे ही करनी चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल मान लीजिए वुमन का ले लीजिए, तो भी आप ऐसे लिख सकते हो कि आज देश इतना ऊपर चला गया है, वर्ल्ड इतना ऊपर चला गया है, लेकिन हम अपने वुमन को बेसिक राइट्स भी नहीं दे पाए हैं। तो हम आज से 20 साल बाद हमारी वुमन को कहाँ पे देखना चाहते हैं, क्या इक्वालिटी देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते, मतलब फ्यूचर की तरफ, फ्यूचर में हम अपने देश को कैसे देखना चाहते हैं, फ्यूचर में जिस भी चीज़ पे ऐसे है उसको कैसे देखना चाहते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वाटर पे मान लीजिए ऐसे है, तो वाटर के स्ट्रेस, आजकल वाटर की काफ़ी कमी हो रही है, इस चीज़ पे ऐसे है। तो कंक्लूजन में आप इस प्रकार से लिखोगे, एक पैराग्राफ तो उस पर लिखोगे, कंक्लूजन में 2-3 पैराग्राफ का अगर आप कंक्लूजन लिखते हो कि आपने समराइज करोगे क्या आपने लिखा है, फिर लास्ट में एक पैराग्राफ आप कंक्लूजन के इसलिए आरक्षित करोगे कि आज से 20 साल बाद तो वाटर की और भी कमी हो जाएगी, तो हमें इस बढ़ती जो डिमांड है वाटर की उसको कमी पूरी करने के लिए हमें क्या करना होगा। मतलब हमेशा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हमेशा हमें लिखनी चाहिए ऐसे के अंदर में। अब देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। क्वेश्चन आएगा इसका पेपर 2 के अंदर में। शुरू में कंटेक्स्ट दिया हुआ है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच टू रूल ऑन द राइट टू प्राइवेसी, एनालाइज करना है वेरियस डायमेंशंस ऑफ प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज। फिर उसके बाद में आपको आंसर देना है, आपको क्या लगता है कि राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। कंटेक्स्ट क्या है अगले आर्टिकल का, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो काम है कि चुनाव के अंदर में ब्लैक मनी के यूज को कम करना, इनविजिबल मनी के यूज को कम करना, वो कर नहीं पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है ब्लैक मनी के यूज को इलेक्शन कमीशन। तो ये अपने आप में काफी अनोखी बात है। काफी कम ही आपने सुना होगा कि किस प्रकार से जो सीनियर मिनिस्टर हैं वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पर वार कर रहे हैं। तो अभी हमें कुछ फैक्ट्स को समझना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन
कौन सी पावर्स के अंदर में काम करता है। इलेक्शन कमीशन काम करता है आर्टिकल नंबर 324 के अंदर में, या फिर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अंदर में। इसके अलावा जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट्स ने जो जजमेंट्स दी हैं उनके दायरे में रहकर इलेक्शन कमीशन काम करता है। अब इलेक्शन कमीशन ने काफी बार गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि आप हमें पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अंदर में पावर दे दीजिए, इसको बदलने की पावर दे दीजिए। गवर्नमेंट ऐसा करती नहीं है। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ने काफी बार रिकमेंडेशंस भी गवर्नमेंट को भेजी हैं। 2004 के अंदर में 22 प्रपोजल्स भेजे थे कि इन प्रपोजल्स को आप मान लीजिए, इससे इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स आएंगे, काफ़ी ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कंडक्ट हो सकेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं माना। उसके बाद में दिसंबर 2016 में गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ने 47 प्रपोजल्स और भी रखे। काफ़ी सारे प्रपोजल्स ये थे इलेक्शन कैंपेन के बारे में, एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में, इलेक्शन पिटिशंस के बारे में। गवर्नमेंट ने ये भी नहीं माने। तो अभी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाना कि ये काम नहीं कर रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। और अभी कुछ और चीज़ें, जैसे कि कई बार तो ऐसा होता है कि इलेक्शन कमीशन कई बार ऐसा कहता है कि आप ये तो कम से कम पास कर दीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरत है समय के अनुसार इस चीज़ की। गवर्नमेंट वो भी नहीं पास करती, वो भी रिफॉर्म नहीं लाती गवर्नमेंट। और कई बार तो इवन ये भी देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मान लीजिए कोई जजमेंट दे दी है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इलेक्शंस के अंदर में, तो गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट क्या करते हैं कि वो उस जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट को जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए थी, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं अमेंडमेंट ला करके। समझ गए? ट्रांसपेरेंसी लाने के बजाय ट्रांसपेरेंसी रोकते हैं। अब ये देख लीजिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। चलो ये तो बात कर ली हमने, सारे स्टेप्स। अब इलेक्शन कमीशन काफी कुछ कर रहा है लेकिन गवर्नमेंट मान नहीं रही है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लाए गए थे। गवर्नमेंट का कहना था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। कैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या होते हैं? मान लीजिए आरबीआई ने कुछ बैंक्स को ऑथराइज किया, HDFC, ICICI, SBI, मान लीजिए इनको कर दिया। तो अब क्या, मान लीजिए मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है, डोनेशन देना है, नाम है भारतीय यूपीएससी एसोसिएशन पार्टी। तो मैं जाऊंगा HDFC बैंक के अंदर में, मैं बोलूंगा कि आप 1000 रुपये के इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दीजिए। समझ गए? 1000 रुपये के आप इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दीजिए। तो वो मुझे एक स्लिप दे देंगे कि ये रहे, आप 1000 रुपये दे दीजिए, ये रहे आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड। अब मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के पास में जाऊंगा, भारतीय यूपीएससी एसोसिएशन पार्टी के पास में, मैं स्लिप दे दूंगा और वो पार्टी अपने HDFC बैंक में अगर उनका खाता है तो वहां पे जाएगी और वो स्लिप दिखा के 1000 रुपये ले लेगी बैंक से। अब इस पूरे सिस्टम के अंदर में किसी को कुछ नहीं पता लगा कि मैंने किसको चंदा दिया। तो जो ट्रांसपेरेंसी पहले थोड़ी बहुत थी इलेक्ट्रल बॉन्ड की सहायता से, तो वो भी चली जाएगी। गवर्नमेंट ने ये सारी बातें लिख के रखी थी ट्रांसपेरेंसी वाले रिफॉर्म्स के अंदर में। बेशक इससे गुमनामी आ सकती है, पता नहीं लगे, एनोनिमिटी आ जाएगी किसने किसको चंदा दिया। ट्रांसपेरेंसी तो कतई नहीं आ सकती, ट्रांसपेरेंसी तो बल्कि जा रही है। आगे देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट ने 2 स्टेप्स और भी उठाए, जैसे कि हाल फिलहाल की ये बात है। अब पहले एक लिमिट था, कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दे सकती है, एक लिमिट लगा के रखी थी कि अपने प्रॉफिट के, यानी मान लीजिए 1 साल में 1 लाख प्रॉफिट हुआ है तो 1 लाख के 7.5% से ज़्यादा चंदा नहीं दे सकती किसी पॉलिटिकल पार्टी को। अब ये भी लिमिट हटा दी गई है। अब पहले तो इससे काफ़ी फायदा होता था। कई पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टियां क्या करती थी, फोर्स कर देती थी कंपनीज को कि आप हमें चंदा दीजिए। तो 7.5% से ज़्यादा कंपनीज चंदा देते नहीं थे क्योंकि मजबूरी दिखा देते थे, देखिए कानून के हिसाब से हम इतना ही दे सकते हैं। अब ये लिमिट हटा दी गई है तो पॉलिटिकल पार्टीज और भी ज़्यादा फोर्स करेंगी कंपनीज को कि अब तो लिमिट भी नहीं है तो आप ज़्यादा चंदा दीजिए हमें। समझ गए? अब एक और जो पॉइंट ये है, अब कंपनीज को नाम भी नहीं बताना। पहले नाम बताना पड़ता था कि आप बताइए अपने जो इनकम टैक्स में रिटर्न्स फाइल करते थे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आपने चंदा दिया। अब ये भी जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी गई है। सिस्टम को कुछ नहीं पता लगेगा किसने किसको चंदा दिया, कौन सी कंपनी ने किसको दिया। तो जो पहले ट्रांसपेरेंसी थी वो तो गवर्नमेंट उड़ा रही है और आरोप लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे। आगे है कि ये कहते हैं कि नहीं, इस स्लाइड में कुछ नहीं है, आगे अगली स्लाइड में देखते हैं। हाँ, लॉ कमीशन के पहले भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं। अगर गवर्नमेंट को काम ही करना था तो लॉ कमीशन की पहले काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं, आप उनके बेस पे काम करते, आप रिफॉर्म्स लाके रहते। यानी लॉ कमीशन ने पहले अपने कहा है कि अगर आप संविधान में डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी को नींव मानते हो तो सबसे पहले जो डेमोक्रेसी आनी चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर में आनी चाहिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर में पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे रोल होता है? गवर्नमेंट फॉर्म करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ और पार्लियामेंट के अंदर में अपने बंदे भेजती है, गवर्न करती है पूरे देश को। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है बहुत अहम रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में सबसे पहले डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आपको रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने हैं तो लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट है, उसमें लॉ कमीशन ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से रिलेटेड। आज तक तो एक भी जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी वो आपने इंप्लीमेंट करी नहीं है। तो आप ये कर लीजिए अगर आपको रिफॉर्म्स लाने हैं तो।
वैसे अगर आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड अगर पॉइंट्स चाहिए ना, तो इस रिपोर्ट की समरी पढ़ लेना, गूगल में सर्च मारना समरी ऑफ लॉ कमीशन रिपोर्ट 255वीं इंग्लिश में नहीं बोला गया। अच्छा, फिर क्या है, क्योंकि इस रिपोर्ट में ना बहुत सारे बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं, 15-20 पॉइंट हैं, जैसे टोटलाइजर का यूज होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कभी भी इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इस रिपोर्ट में से लिख देना, समरी पढ़ना सिर्फ, बड़ी बाकी पूरी रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है इसकी। आगे कहते हैं कि आरटीआई से भी ट्रांसपेरेंसी आ सकती थी। जो सीआईसी है यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, उनको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, वो रेडियो यूज़ करते हैं, टाइम यूज़ करते हैं, तो ये सारी बातें थी, यानी लैंड भी एलोकेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन इन पे भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने माना इस डिसीजन को? बिल्कुल भी नहीं माना। तो इसके खिलाफ में तो केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है, क्योंकि सेंट्रल जो ये हमारा है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इन्होंने कहा कि देखिए साफ साफ ये तो अपने आप में बहुत अजीबोगरीब केस है कि जो जिसको आदेश दिया गया है कि आप आरटीआई को इंप्लीमेंट कीजिए, यानी पॉलिटिकल पार्टीज को, वो साफ तौर पे इंकार कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि हाँ भाई, क्योंकि ये देखिए बॉडी जो है अब कम से कम स्टैचुटरी बॉडी तो है ना ये सीआईसी जो है, तो प्रॉपर ढंग से आप कह सकते हैं कि जो भी ये बातें कहें, जो भी वर्डिक्ट है मानने चाहिए ना गवर्नमेंट को, कुछ भी नहीं पॉलिटिकल पार्टीज को, सॉरी, लेकिन नहीं मानते बिल्कुल साफ तौर पे। इवन जो लेटर्स भेजे जाते हैं सीआईसी के द्वारा, उन लेटर्स का जवाब तक नहीं दिए जाते पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये केस पेंडिंग है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार का आ सकता है यूपीएससी के अंदर में। क्वेश्चन पेपर 2 में इसकी यूटिलिटी हो सकती है। क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज विच आर इंटीग्रल टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, it is necessary to introduce internal democracy, financial transparency and accountability in the working of political parties। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपको फोकस करना है क्या रोल है पॉलिटिकल पार्टीज का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर में, उसके बाद में क्यों आवश्यकता है इस प्रकार के रिफॉर्म्स लाए जाएं, जैसे इंटरनल डेमोक्रेसी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। तो हर एक कीवर्ड पे फोकस करना है आपको। इंटरनल डेमोक्रेसी क्यों जरूरत है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की क्यों जरूरत है और अकाउंटेबिलिटी की क्यों जरूरत है। कुछ स्टेप्स भी लिखना जो गवर्नमेंट्स ने उठाए हैं ये सब चीज़ें लाने के लिए। चलते हैं अब अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला जो आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस का है। 2-3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है सिर्फ। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये कि नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है अरविंद पानागड़िया, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में पहले ये पढ़ाते थे और इनका कहना है कि वो फिर से यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो छुट्टी लेके आए थे, एक्सटेंडेड जो लीव है वो खत्म हो गई है। अब देखिए ये जो आर्ग्यूमेंट है वाइस चेयरमैनशिप की पोस्ट छोड़ने का नीति आयोग के अंदर में, आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी मजबूत नहीं है। मजबूत इसलिए नहीं है क्योंकि नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है उनकी पोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है, तो उसको छोड़ के एकेडमिक्स में पढ़ाना। आर्टिकल फिर ये कहता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और ज़्यादा स्पेस देने की आवश्यकता है, ताकि जो लेटरल एंट्री होती है, लेटरल एंट्री जैसे बहुत सारे हमारे देश में, जैसे रघुराम राजन है, नंदन नीलंकनी है जिन्होंने आधार में कार्ड किया, आधार कार्ड के लिए काम किया, इवन मोन्टेक सिंह आहलूवालिया, इन सब ने काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन गवर्नमेंट को इनको स्पेस देना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि ये अच्छे से अपनी पॉलिसीज बना सके और उनको फॉर्मुलेट कर सकें। हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि जो नीति आयोग के अंदर में इंटरनल काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स थे, जिसकी वजह से अरविंद पानागड़िया ने रिजाइन किया। आगे जो भी लेटरल एंट्री हो, गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा एक और आर्ग्यूमेंट दिया जाता है आर्टिकल में। आर्टिकल में कहा जाता है कि अब 2 साल पूरे हो गए नीति आयोग को बने, तो कम से कम इस बात का इवेल्युएट होना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके जो नीति आयोग आया था, और काफ़ी तरह की बातें की गई थी कि नीति आयोग जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाएगा, थिंक टैंक की तरह काम करेगा। थिंक टैंक की तरह तो काम कर रहा है, जैसे हमने 3-4 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया स्टेट के साथ में कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर में कुछ जगह जो है वो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आरक्षित की जाए, ताकि प्राइवेट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के एक कोने में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का इलाज कर सकें। तो इस प्रकार की पॉलिसीज तो काफ़ी बनाई है नीति आयोग ने, लेकिन ग्राउंड में कितना फर्क आया है, क्या वास्तव में ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर पाया है कि नहीं कर पाया है, तो इस तरह की बातों का भी अब इवैल्यूएशन होना चाहिए, ऐसा आर्टिकल मांग कर रहा है। अब अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ड्राइवरलेस कार से रिलेटेड। ड्राइवरलेस कार से रिलेटेड आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है? हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम इंडिया में ड्राइवरलेस कार्स को अलाउ नहीं करेंगे। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई इंडिया के अंदर में तो बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। समझ गए? फिर तो अगर मान लीजिए उबर या ओला है, अगर ये टेक्नोलॉजी लेकर आए तो फिर जो ड्राइवर्स जिनको आज जॉब मिल रही है तो उनको जॉब नहीं मिल पाएगी, बहुत सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। अब देखिए इनका जो ये आर्ग्यूमेंट है उसको काट करने के लिए आर्टिकल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट दे रहा है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। एक बार किसी फॉरेन ब्यूरोक्रेट ने, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जो थे मिल्टन फ्रीडन, उनको कहा कि देखिए हम हमारे देश में ना नहर बनाने के लिए
बड़े बुलडोजर्स या ट्रैक्टर्स की सहायता नहीं लेते, हम लेते हैं सहायता किसकी? मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स की, यानी जो मैनुअल औजार नहीं होते, जैसे छैनी, फावड़ा, जो मजदूर जिन औजारों को यूज करते हैं, उनकी सहायता से हम नहर बनवाते हैं। पूछा क्यों भाई, क्यों बनवाते हो तुम? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ना जॉब्स मेंटेन रहती हैं। अगर ट्रैक्टर्स का यूज करेंगे, बुलडोजर का यूज करेंगे तो नहर बहुत जल्दी बन जाएगी, तो जॉब्स नहीं मिल पाएगी बहुत सारे लोगों को। फिर जानते हो जो मिल्टन फ्रीडन थे, उन्होंने क्या आंसर दिया? क्या फिर तो इससे अच्छा होगा आप ना चम्मच का यूज कर लो, स्पून का यूज कर लो, नहर और ज्यादा लेट बनेगी और ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेगी। तो वही आर्ग्यूमेंट ये लगा रहे हैं यहाँ पे। तो जो हमारे नितिन गडकरी जी ने अपना आर्ग्यूमेंट दिया कि इससे जॉब्स खत्म हो जाएंगी, ये जो आर्ग्यूमेंट है सही नहीं है। देखिए बात यूं है कि जो अगर ये जॉब्स खत्म हो जाएंगी तो नई जॉब्स आ जाएंगी, क्योंकि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उनकी जो नीड्स है, उनकी जो जरूरतें हैं, उसका कोई अंत नहीं है। समझ गए? टेक्नोलॉजी तो पहले से बढ़ती आ रही है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान भी टेक्नोलॉजी जब आई थी, लोगों ने कहा था कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी। उसके बाद से इतनी सारी टेक्नोलॉजी में चेंज आ चुका है। क्या कभी जॉब्स खत्म हुई? नहीं, नई नई जॉब्स पैदा होती जा रही हैं। अब पहले ये जो उबर और ओला थी, ये टेक्नोलॉजी नहीं आई, एप्लीकेशन आई, इसमें भी तो बहुत सारे ड्राइवर्स को जॉब मिली ना। आजकल देखिए हर कोई, इवन अच्छी खासी जॉब करने वाले भी लोग जो हैं, ये जो अपनी गाड़ी ऐड कर रहे हैं उबर और ओला में, तो बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं। इसी प्रकार से कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। उसके बाद में ये कहते हैं कि आमतौर पर जो फोकस होता है ना, कुछ जॉब्स पे होता है, जबकि प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं होता। प्रोडक्ट को तो सारे यूज करते हैं ना, कोई भी नई चीज आती है, कोई नया प्रोडक्ट आता है, कंज्यूमर्स तो हम सब ही हैं, तो उस पे फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, ना कि कुछ जॉब्स पे। जॉब्स तो आ जाएंगी ऑटोमेटिक। फिर लास्ट में एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स जब भी बढ़े हैं, मैक्सिमम बढ़े हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान में। यानी अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन को ऊपर लेके जाना है तो टेक्नोलॉजी तो आएगी, आप उसका स्वागत कीजिए। आप वंचित नहीं रख सकते अपने आप को टेक्नोलॉजी के यूज से। आज नहीं तो कल आपको टेक्नोलॉजी को यूज करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो प्रोटेक्शनिस्ट जो पॉलिसीज हैं वो सही नहीं है। एक बार तो एक लुडाइट मूवमेंट चली थी। लुडाइट मूवमेंट ने ये मांग करी थी कि जितनी भी मशीनें हैं वो उसे बैन कर दिया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि ज्यादा लोगों को जॉब्स मिले। समझ गए? क्या उसको रोक पाए? नहीं रोक पाए। तो टेक्नोलॉजी को आप नहीं रोक सकते आप, लेकिन पिछड़ जाओगे। अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करोगे तो पिछड़ जाओगे। तो ये पूरा आर्टिकल है। अब एथिक्स का क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको आज अटेम्प्ट करना है, जिसका आंसर आपको देना है। व्हाट इज मीन्ड बाय एनवायरमेंट एथिक्स? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी डिस्कस एनी वन एनवायरमेंट इशू फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि है इन्वायरमेंटल एथिक्स। क्या है, पहले आप ये बताओगे कि इन्वायरमेंटल एथिक्स है क्या, फिर बताओगे क्यों स्टडी है। एग्जांपल जो है ना आपको एथिक्स में बिल्कुल नॉर्मल दिया करो। इन्वायरमेंटल एथिक्स की बात आए तो आप बिल्कुल ये बेसिक सी बात लिख सकते हैं कि आई डोंट यूज द पॉलीथीन्स जो मार्केट में दिए जाते हैं मैं नहीं यूज करता, मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट इससे खराब हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो बिल्कुल नॉर्मल एग्जांपल्स लिखते हो ना, तो एग्जामिनर को सच्चे लगते हैं। इन्हें लगता है कि एथिकल आदमी है, बजाय इसके कि बड़ी बड़ी बातें लिखने का। इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस में वो सब, उनको ये लगती है कृत्रिम बातें। उनको ना एथिक्स की नॉलेज नहीं चाहिए, उनको एथिकल बंदा चाहिए। अपने बारे में ज्यादा बात करो एथिक्स के आंसर्स में कि मैंने कैसे, अपने एग्जांपल्स दो कि मैं कैसे एथिकल हूं। मतलब पूरे ऐसे नहीं कि बोझा झूठ लिख दें, उनको पता लग जाएगा, लेकिन जितना हो सच लिखो, लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी बातें भी लिखो। इससे एथिकल लगो आप अपने आंसर्स के अंदर में। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।